नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल सीसी राज जीसीआर चुरू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं तथा कार्य। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहा जाता है। मुद्रा शब्द को अंग्रेजी भाषा में मनी कहा जाता है, जिसका उद्गम लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से हुआ है। मोनेटो लैटिन भाषा का मोनेटो शब्द से हुआ है। प्राचीन काल में रोमन देवी जूनो का यह काम था कि वह लोगों को आने वाली विपत्तियों के बारे में पहले से बता देती थी रोम में। इसलिए उसे जूनो मोनेटा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जूनो मोनेटा। रोम में। इससे मोनेटा का लैटिन अर्थ होता है चेतावनी। इसमें क्या होता है? मोनेटा का अर्थ होता है चेतावनी लैटिन भाषा में। जूनो की स्मृति में, जो एक देवी थी, जूनो की स्मृति में रोम वासियों ने एक मंदिर बनवाया, जो बाद में सिक्कों के रखने की स्थली बन गया, स्थान बन गया मंदिर। उस समय यह वित्त संरक्षक के रूप में हो गई। कौन है? रोमन देवी। सिक्कों के रखने का स्थान और वित्त संरक्षक के रूप में हो गई। मोनेटो जो लैटिन भाषा का शब्द है, मोनेटो का ही रूपांतरित रूप हमारा मनी है। तो लैटिन भाषा का ये शब्द मोनेटो से हमारा शब्द मनी निकल कर आया। ये तो हुआ थोड़ा सा इसका संक्षिप्त परिचय। अब मुद्रा मनी। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, मूल्य संचय, स्थगित भुगतानों के लेन देन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र, सामान्य एवं विस्तृत रूप से लोगों के द्वारा यह स्वीकार की जाती है। मुद्रा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसकी परिभाषाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। परिभाषा कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। एक तो प्रकृति के आधार पर है, प्रकृति के आधार पर परिभाषाएं, और दूसरी है अर्थशास्त्रियों की धारणाओं के अनुसार या अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार। तो दो प्रकार की परिभाषाओं में इसको विभाजित किया गया है। पहले प्रकृति के आधार पर है और दूसरी है अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार। अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार इसकी परिभाषा है। अब प्रकृति के आधार पर इसको तीन प्रमुख भागों में बांटा जाता है। कार्यात्मक या वर्णात्मक, वैधानिक और सामान्य स्वीकृति।
कार्यात्मक या वर्णात्मक, वैधानिक परिभाषाएं और सर्वग्राह्यता ग्राह्यता के आधार पर इसकी यानी प्रकृति के आधार पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कार्यात्मक परिभाषाएं, कार्य के आधार पर, इसमें कार्य का प्रमुख स्थान है। इस वर्ग की परिभाषाओं में मुद्रा के कार्यों को प्रमुख स्थान दिया गया है या वर्णन किया गया है। आठले विदर्श ने मुद्रा क्या है? आठले विदर्श, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जॉन जी रेनलेट नाम के एक शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी वह वस्तु जिसे खर्च किया जा सके एवं लेखे की इकाई के रूप में बतलाई जा सके मुद्रा कहलाती है। ये हो गया कार्यात्मक के आधार पर। आठले विद्र से और जॉन जी रेनलेट। वैधानिक परिभाषा यानी लीगल डेफिनेशंस से संबंधित प्रोफेसर नैप, एक अर्थशास्त्री है नैप, उन्होंने कहा कि कोई भी वह वस्तु जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे वह मुद्रा है, वैधानिक स्वीकृति के आधार पर। तीसरी है सर्वग्राह्यता संबंधी या सामान्य स्वीकृति से संबंधित। इसके अनुसार इसमें सेलिगमन ने इस संबंध में परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्रदान है। तो प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की परिभाषा होगी, कार्यात्मक या वर्णात्मक, वैधानिक और सर्वग्राह्यता परिभाषा। अब अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार है, अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार भी 3 प्रकार की परिभाषाएं मुख्यतः है। पहली है संकुचित विचारधारा वाली परिभाषाएं, दूसरी है विस्तृत अर्थ वाली और तीसरी है आधुनिक। ये भी 3 है, संकुचित, विस्तृत परिभाषाएं और आधुनिक परिभाषाएं। ये परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार है। संकुचित में प्रोफेसर नाइस ने लिखा केवल धातु के सिक्के ही मुद्रा है। उन्होंने धातु के सिक्के ही माना सिर्फ संकुचित विचारधारा में। और विस्तृत रूप में आठले विदर्श ने जो पहली परिभाषा दी है वही कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, विस्तृत रूप में हो गई। और आधुनिक में परिभाषाओं में एली ने कहा मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में ग्रहण की जाती है। तो ये हुई अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं। 2 प्रकार की, कौन कौन सी? प्रकृति के आधार पर और अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार। अब जो हमारा टॉपिक इसी में से है मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य तो मुद्रा के कार्यों को मुख्यतः या आधुनिक अर्थव्यवस्था में 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मुद्रा के प्रमुख कार्य, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, प्रमुख कार्य, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। द्वितीय कार्य, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तीसरा है आकस्मिक कार्य, कॉन्टिजेंट फंक्शन है ऑफ मनी। और
चौथा है अन्य कार्य। अदर है वर्क्स ऑफ है मंदी। ये चार प्रमुख कार्य या चार प्रमुख श्रेणियों में मुद्रा के कार्यों को विभाजित किया जाता है। प्रमुख कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? पहला है विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी असुविधा यह होती थी, पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। इसमें असुविधा यह थी कि मनुष्य को कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को तलाश करनी पड़ती थी या ऐसे कोई व्यक्ति को तलाशता था जो उसकी वस्तु को लेकर बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु उसे प्रदान करे। ठीक है। और इस कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ या मुद्रा प्रणाली का जन्म हुआ। मुद्रा सामान्य स्वीकृति होने के कारण क्रय शक्ति का भी कार्य करती है। सामान्य स्वीकृति, सभी लोगों की स्वीकृति, कोई मना नहीं कर सकता इसके लेन देन को। तो विनिमय का माध्यम है एक्सचेंज। विनिमय का माध्यम लेन देन होने के कारण मुद्रा का यह प्रमुख कार्य है। दूसरा है मूल्यों का मापक। विनिमय का माध्यम है और मूल्यों का मापक। विनिमय का माध्यम वो दूसरा है मूल्यों का मापक। मूल्यों का मापक। मुद्रा प्रत्येक वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यांकन का कार्य करती है। पहले भिन्न भिन्न वस्तुओं की दरें याद रखनी पड़ती थी क्योंकि बहुत सी वस्तु विनिमय था। कोई वस्तु का अधिक मूल्य, किसी का दूसरी का कम, इस प्रकार विभिन्न वस्तु के मूल्य याद रखने पड़ते थे। अब हमें उस वस्तु को बेच कर हम मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और हमें कोई वस्तु खरीदनी या बेचनी होती है तो मुद्रा का मूल्य याद नहीं रखना पड़ता। इसे इस कठिनाई से छुटकारा मिला, मूल्य का मापक हो गया एक प्रकार से। तो प्रमुख कार्यों में कौन सा है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। दूसरा है सहायक कार्य या सेकेंडरी कार्य। इसमें पहला है स्थगित भुगतानों का मान। स्थगित भुगतानों का मान, भुगतानों का मान। वर्तमान में संपूर्ण आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है, क्रेडिट पर आधारित है। अतः मुद्रा के भविष्य के भुगतानों के मान में भी सहायक होती है। भविष्य में कोई लेन देन करना है तो उसके मान में सहायक है। टिकाऊपन और सामान्य स्वीकृति आदि गुण भी मुद्रा में पाए जाते हैं। सर्वग्राह्यता का गुण पाया जाता है, एक रूपता का गुण पाया जाता है। ये मुद्रा के स्थगित भुगतानों का मान का कार्य करती है। दूसरा है मूल्य संचय का साधन। मुद्रा मूल्य संचय का साधन। मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय एक आसान प्रक्रिया होती है। क्रय शक्ति जैसे हम बहुत सी, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा सामान, जो वस्तुएं समान स्थान घेरती है उसको हम बेच कर संचय के रूप में इकट्ठा कर, बिल्कुल थोड़ी सी जगह घेरती है मुद्रा, क्योंकि इसमें सर्व व्यापकता, स्थिरता एवं संग्रह की सुविधा का गुण विद्यमान होता है मुद्रा में। वस्तुएं हम बेच कर संचय कर सकते हैं मुद्रा के रूप में, तो संचय का कार्य करती है। क्रय शक्ति के हस्तांतरण का साधन। क्रय शक्ति के हस्तांतरण का साधन है मुद्रा। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना भी मुद्रा के रूप में अधिक सुगम है। जैसे मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में सुविधा रहती है। क्रय शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, स्थानांतरण हो गया। मुद्रा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गति से भी चलती है।
आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट करना डिजिटलाइजेशन के कारण इसके और ज्यादा हो गया है हस्तांतरण का कार्य। इसका मूल्य इसके वजन की अपेक्षा अधिक होता है, यानी इसका मूल्य वजन से ज्यादा होता है। स्थान कम घेरती है मुद्रा। मुद्रा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है। इसका मूल्य इसके वजन की अपेक्षा अधिक होने के कारण यह कम स्थान घेरने के कारण और क्रय शक्ति के हस्तांतरण में उपयोगी भी है। ये मुद्रा का ये प्रमुख कार्य है। तीसरा आकस्मिक कार्य, कंटीजेंट कार्य, वर्क्स या फंक्शन। साख निर्माण का आधार। तीसरा साख है निर्माण का आधार, निर्माण का आधार मुद्रा की। किसी भी देश में औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में साख महत्वपूर्ण होता है। क्रेडिट का महत्वपूर्ण स्थान है। साख का अस्तित्व किस पर निर्भर है? मुद्रा पर निर्भर है। अतः मुद्रा साख का आधार है, तो साख निर्माण में का महत्वपूर्ण कार्य करती है मुद्रा। आकस्मिक राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार है। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार मुद्रा। किसी भी देश में उत्पादन या आय के विभिन्न उत्पादकों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, उत्पादन इनका संयुक्त परिणाम है आय। अतः किसी भी उत्पादक को कितना हिस्सा मिलेगा, यानी भूमि को क्या मिलेगा, पूंजी को क्या मिलेगा, श्रम को क्या मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा, यह मुद्रा द्वारा निर्धारण होता है। तो राष्ट्रीय आय की वितरण का आधार है। साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। साधनों का अधिकतम उपयोग, अधिकतम उपयोग का कार्य हो गया, उपयोग का कार्य। क्योंकि सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? हमारे पास साधन तो क्या है? सीमित और आवश्यकताएं असीमित है और हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है। मुद्रा के इस कार्य से हमें इस कार्य को आसान कर सकते हैं। साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं मुद्रा से। ये मुद्रा का कार्य हो गया। पूंजी, अगला है पूंजी को तरल बनाना। पूंजी को तरल बनाना। तरल का मतलब होता है नकदी। मुद्रा क्योंकि सर्वमान्य होती है, हमारे पास जो संपत्ति होती है जो एक स्थान से दूसरे अगतिशील है, उसको बेचकर भी हम मुद्रा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और पूंजी को नगद रूप में ले सकते हैं। तरलता प्राप्त मिल सकती है हमें, ये मुद्रा का कार्य है। अतः पूंजी को तरलतम बनाने में सहायक होती है मुद्रा। तो मुद्रा का आकस्मिक कार्य हो गए ये। अब है अन्य कार्य। अन्य क्या कार्य करती है? शोधन क्षमता को बनाए रखना। शोधन क्षमता को बनाना या बनाए रखना। मुद्रा व्यक्तियों को ऋण चुकाने की क्षमता प्रदान करती है। और अगला कार्य है मुद्रा निर्णय का आधार। मुद्रा निर्णय का आधार। क्योंकि मुद्रा से सामान्य क्रय शक्ति का संचार किया जा सकता है, अतः यह व्यक्तियों व संस्थाओं को अपनी क्रय शक्ति को, यानी व्यक्ति है या कोई संस्था अपनी क्रय शक्ति की या परिस्थितियों के अनुसार इसको व्यय करने में सहायता प्रदान करती है, निर्णय देती है मुद्रा। जब अपनी क्या मेरी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है और मैं मुद्रा के अनुसार इसका। तो आज हमने पढ़ा मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं, मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं और मुद्रा के कार्य आपने सुना। इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।